हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था चियू मास्टर लू से बातें कर रही थी। उन्होंने लू को जाओफैन को भूलने के लिए कहा था और उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहा था। लेकिन चियू मास्टर की बातें सुनकर लू ने उन्हें कहा था कि मैं जाओफैन को चाहकर भी नहीं भूल सकती हूँ। पर हाँ, मैं आपको ये प्रॉमिस करती हूँ कि जब फ्यूचर में हम दोनों मिलेंगे तो एक दुश्मन की तरह मिलेंगे और मौका मिलते ही फ्यूचर में मैं उसे ज़रूर मार दूँगी। पर अगर आप ये सोच रही हैं कि मैं उसे भुला सकती हूँ, तो मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती हूँ। वो मेरे दिल में पूरी तरह से समा चुका है। लू की बातें सुनकर शिव मास्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और उन्होंने लू को वहाँ से निकल जाने के लिए कहा था। लू उस कमरे से बाहर आ गई थी और उसे अब समझ नहीं आ रहा था उसे आगे क्या करना चाहिए। अब आगे सीन चेंज हो जाता है और हमें घोस्ट किंग सेट का सीन दिखाया जाता है। पूरा का पूरा घोस्ट किंग सेट अभी के लिए खाली हो चुका था। अभी के लिए आइस चैम्बर में सिर्फ जाओफैन और बियाओ मौजूद थे। जाओफैन लगभग पिछले 3 दिनों से बियाओ के पास बैठा था। आज से 3 दिनों पहले ही घोस्ट किंग सेट के बाकी सभी लोगों के साथ यहाँ से जा चुके थे। ऐसे में पूरे घोस्ट किंग सेट में अभी के लिए सिर्फ बियाओ और जाओफैन ही बचे हुए थे। जाओफैन बियाओ को देख रहा था। उसे देखते हुए जाओफैन कहता है, बियाओ, क्या तुम्हें महसूस कर सकती हो कि मैं अभी भी तुम्हारे पास हूँ? जाओफैन इस सवाल का जवाब जानता था कि बियाओ सच में ऐसा महसूस नहीं कर सकती है। वो अभी के लिए ऐसी कंडीशन में है जहाँ पर वो भले ही जिंदा जैसी दिख रही है, पर वो जिंदा नहीं है। पर सब कुछ जानते हुए भी वो बियाओ से बातें कर रहा था। काफ़ी देर तक वो बियाओ से बातें करता रहता है। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है और वो अपनी जगह से उठ खड़ा होता है। वो बियाओ को देखते हुए कहता है, बियाओ, मेरा इंतज़ार करना, मैं बहुत जल्द लौटूंगा। अगर मैं मर भी गया तो भी मैं 1 महीने बाद लौटकर तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। ये कहकर जाओफैन आइस चैम्बर से बाहर आ जाता है और वहाँ से होते हुए वो घोस्ट किंग सेट के एंट्रेंस की तरफ जाने लगता है। कुछ ही पलों में वो घोस्ट किंग सेट के एंट्रेंस पर पहुँच जाता है, जिसके बाद वो घोस्ट किंग सेट का दरवाज़ा खोलता है और घोस्ट किंग सेट से बाहर आ जाता है। अभी के लिए घोस्ट किंग सेट की डिफेंस फॉर्मेशन एक्टिवेट थी। जाओफैन पहले उसे बंद करता है, जिसके बाद जैसे ही वो घोस्ट किंग सेट से बाहर आता है, वो दोबारा से उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। ये फॉर्मेशन घोस्ट किंग सेट को हमेशा ही दुनिया की नज़रों से छिपाए रखती थी और घोस्ट किंग सेट को एक पावरफुल डिफेंस प्रोवाइड करती थी। ऐसे में इस फॉर्मेशन के होते हुए बियाओ सच में काफ़ी ज़्यादा सेफ रहने वाली थी। जाओफैन के साथ अभी के लिए उसका बंदर भी था। जाओफैन का बंदर अभी भी उसी डायरेक्शन में देख रहा था जिस डायरेक्शन में घोस्ट किंग सेट था। ये देख जाओफैन कहता है, क्या तुम्हें बियाओ की चिंता हो रही है? क्या तुम उसके पास जाना चाहते हो? इस पर बंदर जल्दी से अपना सिर हिलाने लगता है। तो जाओफैन कहता है, तुम चिंता मत करो, हम 1 महीने बाद यहाँ पर ज़रूर लौटेंगे और उससे ज़रूर मिलेंगे। ये कहकर जाओफैन अपने पास मौजूद ईविल स्टिक को निकाल लेता है। पिछले 3 दिनों में इस ईविल स्टिक का जाओफैन पर बहुत बुरा असर हुआ था। असल में आज से कुछ दिनों पहले जब ईविल स्टिक जाओफैन के कंट्रोल से बाहर हो गई थी, तब जाओफैन की कल्टीवेशन स्किल्स और इन्फर्नो मिरर ने जाओफैन को बचा लिया था। लेकिन उस दिन के बाद से ही ईविल स्टिक काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई थी। वो लगातार धीरे धीरे जाओफैन की बॉडी के अंदर अपना ईविल ऑरा फैलाने की कोशिश करती जा रही थी, जिससे जाओफैन को अचानक से कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता था। लेकिन जाओफैन चाहकर भी इस दर्द से बच नहीं सकता था। जाओफैन वहाँ से उड़कर जाने लगता है, लेकिन वो बंदर जाओफैन के साथ ही नहीं आ रहा था। ये देखकर जाओफैन उसे घूरते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते हो? क्या तुम अकेले यहाँ पर रुकना चाहते हो? ये सुनकर बंदर अपना सिर फेर लेता है। तो ये देख जाओफैन कहता है, ठीक है, तो तुम यहीं पर रुको, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। ये कहकर जाओफैन जाने का नाटक करने लगता है। जाओफैन को वहाँ से गायब देख बंदर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, जैसे कि वो जाओफैन को ढूंढ रहा हो और उसे बुला रहा हो। तभी उसके पास जाओफैन आ जाता है और उससे कहता है, फालतू का नाटक मत करो और चलो, अभी हमें यहाँ से जाना चाहिए। ये कहकर जैसे ही जाओफैन मुड़ता है, बंदर उसके कंधे पर आ जाता है और वो दोनों हवा में उड़ते हुए आगे जाने लगते हैं। घोस्ट किंग सेट से ही थोड़ी दूरी पर एक टाउन मौजूद था, जिसका नाम थ्री फॉर्च्यून टाउन था। इस टाउन में काफ़ी सारी चीज़ें मिलती थी। जब भी घोस्ट किंग सेट को
किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तब घोस्ट किंग इस टाउन में नहीं जाते थे। वो यहाँ से दूर मौजूद टाउन्स में जाते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी को भी पता चले कि इसी टाउन के पास घोस्ट किंग सेक्ट मौजूद है। असल में इस टाउन के लोगों को आज तक ये पता नहीं था कि उनके टाउन से कुछ ही दूरी पर घोस्ट किंग सेक्ट मौजूद है। भले ही घोस्ट किंग सेक्ट इस टाउन में नहीं जाते थे, लेकिन घोस्ट किंग सेक्ट के डिसाइपल्स जब मिशंस कंप्लीट कर कर घोस्ट किंग सेक्ट लौट रहे होते थे तब वो रेस्ट के लिए इस टाउन में ज़रूर रुकते थे क्योंकि यहाँ की सर्विस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। जाओफेन कहता है, अभी के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए। इस पर जाओफेन का बंदर थ्री फॉर्च्यून टाउन की तरफ इशारा करने लगता है। जाओफेन उसे घूरते हुए कहता है, क्या वहाँ जाकर तुम्हें ड्रिंक करना है और खाना खाना है। इस पर बंदर अपना सिर हिला देता है। तो जाओफेन कहता है, ठीक है, अभी के लिए हम वहीं चलते हैं। और वो तेज़ी से थ्री फॉर्च्यून टाउन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लगभग 1 घंटे तक आगे बढ़ने के बाद आखिरकार वो फॉर्च्यून टाउन पहुंच जाता है, लेकिन वहां का नज़ारा देखकर वो काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था। पूरा का पूरा थ्री फॉर्च्यून टाउन अभी के लिए खाली पड़ा था। उसे वहां पर एक चींटी तक दिखाई नहीं पड़ रही थी। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। टाउन को देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी के लिए इस टाउन में कोई मौजूद ही नहीं है, लेकिन उन्हें यहाँ पर किसी की लाशें भी नहीं दिख रही थी। इससे समझा जा सकता था कि शायद यहाँ के लोग नॉर्थर्न रीजन की तरफ रवाना हो गए थे। उन्होंने ये गांव छोड़ दिया था। गांव में उन्हें कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था, पर उन्हें ज़ोरों की भूख भी लगी थी। इसलिए जाओफेन डिसाइड करता है कि वो इस टाउन में एक रेस्टोरेंट ढूंढेगा। काफ़ी देर तक आगे बढ़ने के बाद उन्हें आखिरकार एक रेस्टोरेंट मिल जाता है। अभी के लिए वो उस रेस्टोरेंट के सामने खड़े थे। उस रेस्टोरेंट का बोर्ड टूटा पड़ा था, जिससे समझा जा सकता था कि उस रेस्टोरेंट की हालत खस्ता हो गई है। अभी के लिए वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर जाने वाले थे, तभी अंदर से एक मॉन्स्टर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। उस आवाज़ को सुनकर जाओफेन सोच में पड़ जाता है, क्या ये किसी डेमनिक बीस्ट की आवाज़ है। लेकिन शायद जाओफेन के बंदर ने उस आवाज़ को पहचान लिया था। वो आवाज़ सुनते ही जाओफेन का बंदर तेज़ी से अंदर भागने लगता है। बंदर को इस तरह अंदर भागता देख जाओफेन भी उसके पीछे जाने लगता है। आखिर वो अपने बंदर को अकेले कैसे छोड़ सकता था। रेस्टोरेंट के अंदर आकर जब वो आसपास के नज़ारे को देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। पूरा का पूरा रेस्टोरेंट खाली था। चारों तरफ मौजूद टेबल और चेयर पर धूल जमी हुई थी, लेकिन इन सभी के बीच उस रेस्टोरेंट के बीच अभी के लिए एक लड़का बैठा हुआ था, जो वहाँ पर बैठकर खाना खा रहा था और वाइन पी रहा था। उस लड़के के अलावा उस रेस्टोरेंट में सिर्फ एक मॉन्स्टर था। जाओफेन उस मॉन्स्टर को ध्यान से देखने लगता है। ये मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि टाउटेई था। अचानक से टाउटेई को वहाँ देखकर जाओफेन चौंक जाता है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसे दोबारा से टाउटेई यहाँ पर थ्री फॉर्च्यून टाउन में देखने मिलेगा। टाउटेई के पास ही जाओफेन का बंदर खड़ा था, जो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। शायद वो और टाउटेई दोनों ही आपस में बातें कर रहे थे। ये वही टाउटेई था जो उन्हें आज से कुछ दिनों पहले उस माउंटेन पर मिला था। जाओफेन टेबल पर बैठे उस लड़के को ध्यान से देखता है और पहचान जाता है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि टाउटेई का मालिक था। जाओफेन का बंदर अभी के लिए टाउटेई के साथ खेल रहा था। ये देखकर जाओफेन राहत की सांस लेता है। भले ही टाउटेई एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट होता था, लेकिन जाओफेन के बंदर के साथ वो काफ़ी फ्रेंडली बिहेव करता था। इसलिए जाओफेन को अभी के लिए अपने बंदर की चिंता नहीं हो रही थी। तभी वो लड़का अचानक से पीछे मुड़ता है और जाओफेन को वहाँ देखकर वो भी चौंक जाता है। वो चौंक कर कहता है, तुम। इस पर जाओफेन भी चौंक कर कहता है, हाँ मैं यहाँ पर हूँ, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो लड़का कुछ नहीं कहता है। वो जाओफेन को इशारा करता है और कहता है, भाई आज इतने दिनों बाद हम मिले हैं, तो चलो थोड़ा ड्रिंक करते हैं और थोड़ा खाना खाते हैं। उसकी बात सुनकर जाओफेन उसके सामने मौजूद चेयर पर जाकर बैठ जाता है, जिसके बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। वो लड़का जाओफेन को घूरते हुए उससे पूछता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये टाउन जो अब पूरी तरह से बंजर हो चुका है, तो इस बंजर टाउन में आखिर तुम क्या कर रहे हो। इस पर जाओफेन कुछ जवाब नहीं देता है। उसे घूरते हुए उससे सवाल पूछता है, मेरा छोड़ो, तुम बताओ, तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो। जाओफेन का सवाल सुनकर वो लड़का हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है,
तुम भी काफ़ी अच्छे सवाल पूछ लेते हो। दरअसल आज से कुछ समय पहले मैं यहाँ से गुज़र रहा था। मेरे पास सफ़र के लिए खाना तो था, लेकिन वाइन नहीं थी। वही वाइन लेने में इस रेस्टोरेंट में आया था, लेकिन यहाँ आकर मैंने देखा यहाँ पर तो कोई मौजूद ही नहीं है। पर अच्छी बात ये थी कि स्टोरेज में काफ़ी ज़्यादा वाइन रखी हुई थी। मैंने वहाँ से जाकर थोड़ी वाइन अपने पास रख ली। इसके बाद मैंने सोचा कि जाने से पहले क्यों ना मैं थोड़ा ड्रिंक कर लूँ। यही सोचकर मैं यहाँ बैठकर ड्रिंक करने लगा और अपने पास मौजूद खाना खाने लगा। उसकी बात सुनकर जाओफैन कहता है, मैं अपने बंदर की वजह से यहाँ पर आया हूँ। मेरे इस बंदर को वाइन पीनी थी, इसलिए वो मुझे यहाँ पर खींच कर लेकर आया है। उसकी बात सुनकर वो लड़का हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, तुम्हारा ये बंदर तो सच में कमाल का है। वो दोनों साथ बैठकर वाइन पीने लगते हैं। वो लड़का जाओफैन के लिए वाइन भरता है। जैसे ही जाओफैन उस वाइन को पीता है, अचानक से उसे अपने गले में काफ़ी ज़्यादा गर्माहट फील होती है। इतनी कड़क वाइन उसने आज तक कभी नहीं पी थी। जाओफैन के अजीब से एक्सप्रेशन देख वो लड़का पूछता है, आखिर तुम्हें वाइन कैसी लगी? इस पर जाओफैन अपने लिए और वाइन भरते हुए कहता है, ये वाइन सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वाइन पीते वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। वो लड़का कहता है, सच में ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा कठोर है। अंत में एक इंसान अकेला रह जाता है, जिसके पास जीने का कोई मकसद नहीं होता है, लेकिन वो चाहकर भी नहीं मर सकता है। जाओफैन कहता है, हाँ भाई, ऐसा लगभग सभी के साथ होता है, लेकिन हमें इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ता है और इसे एक्सेप्ट कर कर आगे बढ़ना ही पड़ता है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे और लगातार वाइन पीते जा रहे थे। इस वजह से उन लोगों को अब नशा चढ़ने लगा था। लगभग 1 घंटे तक वाइन पीने के बाद आखिरकार वो लोग टल्ली हो जाते हैं और वहीं टेबल पर सो जाते हैं। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी के लिए 2 दिल टूटे आशिक जमकर वाइन पीकर टेबल पर सो रहे हैं। वो दोनों काफ़ी देर तक सोते रहते हैं और रात बीतती जाती है। बीच बीच में जब वो दोनों जाग जाते थे तो वो दोनों दोबारा से बातें करने लगते थे और वाइन पीने लगते थे। फिर से टल्ली हो जाते थे और फिर से सो जाते थे। अभी के लिए ये दोनों, जो एक दूसरे को ठीक से जानते तक नहीं थे, उन्हें अगर कोई दूर से देखता तो उसे ऐसा ही लगता कि 2 दोस्त अभी बैठकर वाइन पी रहे हैं। वो दोनों और ज़्यादा वाइन पीते रहते हैं और बार बार टल्ली होते रहते हैं। अनजान होने के बावजूद वो दोनों एक दूसरे के साथ को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही दिल टूटे आशिक थे और दोनों के पास सुनाने के लिए अपनी अपनी कहानियाँ थीं। वहीं जाओफैन का बंदर अभी के लिए टाउटे के पास सो रहा था, या कहो टाउटे की बॉडी के ऊपर सो रहा था, लेकिन इससे टाउटे को भी शायद कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वरना वो टाउटे जो हमेशा गुस्से में रहता था, वो अभी के लिए शांति से सो नहीं रहा होता। रात ऐसे ही बीतती जाती है। वो लोग अभी के लिए उसी रेस्टोरेंट में सो गए थे। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा थके हुए लग रहे थे। ऐसे में आसपास क्या चल रहा है इसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। ये दोनों अभी के लिए एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन इसके बावजूद ऐसा लग रहा था कि किस्मत इन्हें बार बार मिलाने की कोशिश कर रही है और भविष्य में ज़रूर किस्मत इनके साथ कुछ अजीब खेल खेलने वाली है। खैर, अब यहीं हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।